नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10 स्टेट ओपन और NIUS की कक्षा 10 की का प्रथम पाठ बहादुर के बारे में बहादुर पाठ का अध्ययन करेंगे। कि बहादुर बहादुर की एक कहानी है। बहादुर एक कहानी है जो हिंदी कक्षा 10 की हिंदी के प्रथम पाठ का जो बहादुर है, जो एक कहानी है, कहानी के बारे में। तो कहानी के बारे में अपन पढ़ते हैं कि आपने एक बच्चा है जो बहादुर, और बहादुर के बारे में क्या स्टोरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। बहादुर क्या था, कैसे क्या है, उसके बारे में जो लेखक है जो बताता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपने कम उम्र के अनेक लड़के और लड़कियों को कारखानों और चाय की दुकानों या फिर घरों में काम करते हुए देखा होगा। आसपास जब हम जाते हैं तो कम उम्र के लड़के लड़कियों या को घरों में या रेस्टोरेंटों में या फिर चाय की दुकानों में काम करते हुए देखा होगा। आपकी इच्छा होती होगी कि इनके विषय के कुछ अपनी, जब जाते हैं उनको देखते हैं तो उनको अपनी इच्छा होती है कि इनके विषय में कुछ जाने। वे कहाँ से आए हैं, वे क्यों आए हैं, वे कैसे रहते हैं, मतलब इनके ये सब चीज़ें हैं। उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, विभिन्न परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं। संभव है कि इस विषय में कुछ अनुभव हो, मतलब वो कहाँ से आए हैं, कैसे रहते हैं और क्या करते हैं, इस प्रकार। और उनके साथ जो मालिक है, जिनके साथ काम करते हैं, उनके साथ वे लोग कैसा व्यवहार करते हैं, तो अपन कुछ उसका अनुभव करते हैं। बहादुर ऐसे एक किशोर की कहानी है जो अपने घर से भाग कर आता है। बहादुर के किसकी है? एक किशोर के बारे में कहानी है जो अपने घर से भाग कर आता है। वहाँ एक घर में नौकरी करने लगता है। वह अपना काम पूरी ईमानदारी लगन से करता है, लेकिन एक दिन अचानक वह इस घर से भी भाग जाता है। बहादुर एक घर, वहाँ से घर से भाग कर आता है, एक घर में काम करता है, लेकिन वह भी वहाँ से अचानक एक दिन वो घर से भी, जिस घर में काम करता है उस घर से भी भाग जाता है। एक दिन अचानक वह इस घर से भी भाग जाता है। ऐसा क्यों करता है, ऐसा करता क्यों है, उसके बारे में जानते हैं। इस पाठ के जो उद्देश्य हैं, इस उद्देश्य के बारे में कि बहादुर के घर से भागने के मनोवैज्ञानिक कारण स्पष्ट कर सकेंगे। जो मनोवैज्ञानिक, उसके मन में क्या चीज़ें रहती है उसके बारे में स्पष्ट करेंगे। वयस्कों, विशेषतः किशोरों पर सामाजिक परिवेश के दबाव से, किशोरों पर सामाजिक परिवेश, जो समाज का परिवेश है उसका क्या दबाव है उसके बारे में समझ सकेंगे। भिन्न परिस्थितियों वाले दो किशोरों के व्यवहार में, भिन्न परिस्थितियों के दो किशोर हैं, एक को गरीब है या कोई, मतलब अलग अलग प्रकार के, उसके बारे में समझ सकेंगे। बहादुर के नौकरी पर छोड़ जाने के बाद उसके पछतावे का कारण बता सकेंगे। ठीक है, बहादुर के प्रति प्रत्येक व्यक्ति व्यवहार का कारण सहित स्पष्ट कर सकेंगे। अब बहादुर जैसे अनेक किशोर के रहन सहन पर टिप्पणी कर सकेंगे। बहादुर के मुख्य पात्रों का चरित्र चित्रण कर सकेंगे, जो उनके चरित्र कहानी की भाषा शैली पर टिप्पणी कर सकें। आइए हम इस कहानी की ओर ध्यान से पढ़ लेते हैं और आपकी सहायता के लिए कहानी में आए कठिन शब्दों को हांसी पर रख लेते हैं। अब एक शब्द है, सहसा। बहादुर सहसा में गंभीर हो गया था, मतलब सहसा, सहसा मतलब अचानक, अचानक में गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए था जिस पर भारी दबाव हो गया, जैसा कि उस व्यक्ति पर हो जाना चाहिए जो जिस पर भारी दबाव आ गया। वह सामने खड़ा था, आंखों को बुरी तरह मलका रहा था, आंखों को मल रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र में, ठिगना चकीट शरीर और गोरा रंग का चपटा मुंह। वह सफ़ेद नेकर, आधी बाह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउटों की तरह रुमाल बंधा था। मतलब अचानक में गंभीर हो गया था, जैसे किसी उस व्यक्ति को गंभीर हो जाना चाहिए था, मतलब जैसे एक किसी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति पर कोई भारी दायित्व हो जाता, उसी प्रकार में गंभीर हो गया था। वह सामने खड़ा था, आंखों को बुरी तरह से मल रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र थी। ठिगना था, ठिगना मतलब छोटा। चकीट, चकीट शरीर मतलब चकीट शरीर, गोरा और चपटा मुंह, चपटे टाइप मुंह, और सफ़ेद नेकर, आधी बाह की सफ़ेद कमीज थी। भूरे रंग का पुराना जूता। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल, उसके गले में एक स्काउट की तरह रुमाल गले में बांधा हुआ था। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको और अपने भाई को। निश्चय ही वह
पंच बराबर हो गई थी। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। कौन आए थे? साले साहब आए थे। नौकर रखना कई कारणों से बहुत ज़रूरी हो गया था। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार बहुत ओहदों पर थे, अच्छे ओहदों पर थे, और उन सभी के नौकर थे। मेरे भाई और उनके जो परिवार के सदस्य थे वो सब अलग अलग अच्छे ओहदों पर थे, तभी उनके नौकर रखा था। उन सभी के ये नौकर थे। जब मैं बहन की शादी पर गया तो वहाँ के नौकरों का सुख देखा तो मेरी दोनों भाभियाँ रानी की तरह बैठे चारपाइयाँ छोड़ती रही। उसकी जो भाभियाँ थी वो रानी की तरह चारपाइयों पर बैठकर आराम से बैठी थी। जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता। निर्मला जो लेखक की पत्नी, उसको क्या था, सुबह से लेकर शाम तक खटना काम करना पड़ता था। ठीक है, चक्कीट मतलब गोल बनावट का। ठीक है, उसी तरह इसके बाद नौकरी पर मैं वापस आ गया, वहाँ से वापस आ गया और खटना पड़ता। मैं ईर्ष्या से जल गया था। उसके बाद मैं नौकरी से वापस आया। निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की तरह माला जपने लगी। माला जापन के मुझे नौकर लगाओ, ऐसे माला रोज रोज राग लपना लगनी। उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और कोई भी इस दुनिया में नहीं होगी। वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर हो। इस प्रकार वो कहने लगी कि उसकी तरह दुखिया स्त्री कोई नहीं होगी जिसके भाग्य में दूसरे लोग होते हैं, जिसके भाग्य में नौकर का सुख होता है। पहले साले साहब का किस्सा सुनना पड़ा। वह एक साले साहब का एक किस्सा सुनना पड़ा। वह एक नेपाली था, वो लड़का जो बहादुर, जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सेल थी, गुस्से स्वभाव थी, उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि एक लड़का घर के काम दाम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता था और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों और घोंसलों में हाथ डालकर उसके बच्चे को पकड़ता या फल तोड़कर खाता। वो कोई काम नहीं कर रहा था। उसकी माँ बड़ी गुस्सेल थी क्योंकि उसको बहुत मारती थी। वह चाहती थी कि लड़का कुछ काम बटाए, लेकिन वो बटाता नहीं था। वो जंगल में भाग जाता, बच्चों जो चिड़ियों के पक्षियों के घोंसलों में उनके बच्चों को पकड़ता और पेड़ों पर चढ़कर घोंसलों में और फल तोड़कर खाता। कभी कभी पशुओं को चराने के लिए ले जाता। पशुओं को चराने के लिए जाता। एक बार उसने भैंस को बहुत मारा। उसने क्या किया? भैंस को बहुत मारा, जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी। उसने भैंस को बहुत मारा जिसको माँ बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह बहुत चिढ़ता था। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई। कुछ दूरी पर एक खेत पर काम कर रही थी। माँ का माथा ठनका, बेचारा बेजान जानवर छोड़कर यहाँ क्यों आएगा। ठीक है, अभी अपन जो शब्द है ना, कठिन शब्द, सहसा मतलब अचानक, ठिगना मतलब छोटे कद का, दायित्व जिम्मेदारी, आँखों को मलकाना मतलब आँखें जल्दी जल्दी खोलना और बंद करना, चकीट मतलब गोल बनाओ, चमकती दृष्टि से मतलब आशा और प्रसन्नता से, ओहदा मतलब पद, खटना मतलब बहुत मेहनत करना, ईर्ष्या बहुत ईर्ष्या करना, जून मतलब समय, और माला जपना रट लगाना, एक ही बात पर कहना, अभागिन मतलब जिसके भाग्य में ना हो, भरण पोषण मतलब पालन पोषण, गुस्सेल मतलब गुस्से वाली, क्रोधी मतलब हाथ बटाना और सहायता करना। ठीक है, माथा ठनका मतलब शक होना, बेजबान मतलब जो बोल नहीं सकता। जरूर उसकी माँ जब उसने भैंस को मारा, भैंस वापस आ गई तो उसकी माँ को ये समझ में आ गया कि जरूर उसने उसको बहुत मारा है। वह गुस्से से पागल हुई। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक उसने कल्पना लगाई कि उसने भैंस को जरूर मारा होगा तभी वापस आई है। अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई की। उसकी जो बहादुर की दुगनी पिटाई की और उसको बहुत कहराता हुआ छोड़कर लौट आया। घर लौट आई उसकी माँ। लड़के का मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। जब सवेरा होने आया तो वह घर पहुँचा। किसी तरह अंदर चोरी चुपके घुस गया। फिर उसने घी की हांडिया में हाथ डालकर माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपये निकाल दिए। माँ, ठीक है, अंत में 9-2-11 मतलब 9-2-11 मतलब भाग जाना। ठीक है, वहाँ से वह 6 मील दूरी पर बस स्टेशन था, जहाँ से गोरखपुर जाने वाली बस मिलती थी। तुम्हारा नाम
क्या है जी, मैंने उसको पूछा। उसके स्वर में मीठी झंझनाहट थी। ठीक ठीक याद नहीं मैंने उसको क्या हिदायतें दी, शायद वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना अपना घर समझे। इस इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते हैं पहनते हैं वही नौकर चोकर खाते हैं। अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग जरूर सीख जाएगा। घर में घर में और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा। उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले इस मोहल्ले के, जो मतलब निर्मला उसको सिखा रही थी कि ठीक ठाक उसको हिदायतें दी कि शरारतें छोड़कर वो ढंग से काम करेगा, घर में रखेगा तो नौकर चाकर की तरह उसको नहीं रखा जाएगा। जैसा वो उसके बच्चे खाते हैं वैसा खाएगा, जैसा पहनना और पढ़ा लिख जाएगा। इस मोहल्ले में कुछ तुच्छ लोग थे। वह न किसी के यहाँ जाए और न किसी का करे, न किसी का काम करे। मतलब मोहल्ले में कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको कहीं नहीं जाना है। बाजार से कुछ लाने को कहे तो वह अभी लाता हूँ कहकर अंदर खिसक जाए। उसको घर के सभी लोगों से समान तमीज से बोलना चाहिए और भी बहुत सी बातें। अंत में निर्मला कुछ ही उदारतापूर्वक लड़के का नाम में से दिल शब्द उड़ा दिया। परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। उसकी वजह से कुछ दिनों तक घर में वैसा उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसा कि हम प्रथम बार तोता मैना या पिल्ला पालने पर होता है। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसको देखकर हंसते, तरह तरह के प्रश्न करते। ये तुम लोग छिपकली को है क्या, मतलब पिल्ला। या सवेरे सवेरे मोहल्ले के छोटे छोटे लड़के आके या खड़े हो जाते, उसको देखकर हंसते और तरह तरह के प्रश्न करते। ये तुम लोग छिपकली को क्या कहते हैं, मतलब तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो, ये तुमने शेर देखा है क्या, ऐसी बातें। उससे पहाड़ी गाने की फरमाइशें करते। घर के लोग उससे इसी प्रकार की छेड़खानियाँ करते। जितना वो उत्तर देता उससे अधिक हंसता रहता। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती थी। फरमाइश मतलब मांग हो गया, ठीक है। फिक्र मतलब चिंता है, तलना तुलना मतलब बहुत दुख देना। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते। मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को तलती भूनती हूँ, मतलब वो कहती है। और मैं तो नौकर चाकर को बहुत बच्चे की तरह रखती हूँ। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि 150 महीनावारी उस पर भले खर्च हो जाए पर तकलीफ उसको जरा भी नहीं होनी चाहिए। मतलब जो उसके ऊपर पैसे भले खर्च हो जाए लेकिन तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक नौकर तो उसी रोज लाए थे और भी कपड़े बन रहे थे। धीरे धीरे वह सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर वह नीम से पेड़ के दातुन तोड़ लाता। वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूरी पर तने पर तोड़ते हुए चढ़ जाता। मिनट भर में वह पेड़ की पुलई पर नजर आता। निर्मला छाती पीट कर कहती, अरे रीछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बुरा होगा। अच्छा, उसको कहती। वह घर की सफाई करता, कमरे में पोछे लगाता, अंगीठी जलाता, चाय बनाता और पिलाता। दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन को मलता। वह रसोई बनाने की जिद करता पर निर्मला स्वयं सब्जी रोटी बनाती। निर्मला को भी बहुत उसकी फिक्र रहती। उसकी उन दोनों तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखकर, माताजी मेहनत न करो, तकलीफ बढ़ जाएगी। वह कोई भी काम करना होता तो समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ते हुए कमरे में आता, दवाई का डिब्बा देखकर उसके सामने रख लेता, मतलब निर्मला के सामने रख लेता। जब मैं शाम को दफ्तर जाता तो घर के लोग सभी मेरे पास आकर दिन के अनुभव सुनाते। बाद में वह भी आता था। एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। वह किसी बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता। बाबूजी, बहन का एक सहेली आया था। बाबूजी भी भैया सिनेमा गया था। उसके बाद वह इस तरह हंसने लगता गोया बहुत ही मज़ेदार बात कह दी हो।
मैं भी उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता और दूसरी ओर देखने लगता। निर्मला कभी 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 उससे पूछी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? नहीं। क्यों? वह मारता था। इतना कहकर सब सब खूब हंसते थे। सब खूब हंसता था। वह खूब हंसता था। जैसे मार खाना खुशी की बात हो। तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? माँ बाप का कर्जा तो जन भर भरा जाता है। और भी हंसता था। निर्मला उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी थी। वह घर से चादर भी ले आया था। रात को काम करने के बाद वह भीतर बरामदे में एक टूटी हुई बस्कट बिस्तर पर बिछाता था। वह बिस्तर पर बैठ जाता और जेब में से कपड़े की एक सी गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता और जो बाई और काफ़ी झुकी रहती थी। फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह अपना मुंह देखता। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता। इसके बाद कुछ और चीज़ें अपने जेब से निकाला। बंसकट मतलब बांस से बनी चारपाई। बंसकट मतलब बांस से बनी चारपाई। निर्जनता, सुनसान, सुनपन, बड़ापन, बड़ा होने का भाव। जेब से चीज़ें निकालकर उसके बिस्तर पर सज जाती थी। कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, कागज की नावें। वह कुछ देर तक उनसे खेलता। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते, पर उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछुड़े हुए साथी को बुला रहा है। दिन मज़े से बीतने लगा। बरसात आ गई थी। पानी रुकता और बरसता था। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा। अपने परिवार से संबंधियों के बड़प्पन तथा शान बान में मुझे सदा गर्व रहा है। मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से भी तुच्छ समझने लगा। मैं किसी से भी सीधे मुंह बात न करता। किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था। दूसरे के बच्चों को मामूली शरारत पर डांट डपट कर देता था। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है। घर पर सवांग की तरह रहता। निर्मला भी सारे मोहल्ले को शुभ सूचना दे आई थी। आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है, पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है, ये तो कई बार ही कह ही चुके थे। कई बार कह चुके थे कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी कोने से नौकर लाऊंगा। वही हुआ। निसंदेह बहादुर की वजह से सबको बहुत आराम मिल रहा था। घर में खूब साफ सफाई और चिकना रहता था। कपड़े चमाचम सफ़ेद। निर्मला की तबीयत भी सुधर गई थी। अब कोई भी खर न टकसाता था। किसी को मामूली काम करना होता तो बहादुर का हो जाता। बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है उठाना, इसी तरह फरमाइशें। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता था। सभी रात में पहले ही सो जाते थे। सवेरे उठ 8 बजे से पहले न उठते थे। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफ़ी शान शौकत और रोब-दोब से रहने का कायल था, और उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप लिए। सवेरे उसके जूते पॉलिश लगनी चाहिए। कॉलेज जाने से ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी। रोज ही उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए, और रात में सोते समय वो नित्य बहादुर से अपनी मालिश कराता और मुक्की भी लगवाता। इतनी सारी फरमाइशें पूर्ति कभी कभी गड़बड़ी हो जाती। जब ऐसा होता, किशोर गर्जन तर्जन करने लगता। कभी कुछ गड़बड़ी हो जाती तो उसको बुरी बुरी गालियाँ देता, उस पर हाथ छोड़ देता। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता चुपचाप। देख बे किशोर, चेतावनी देता, मेरा काम सबसे पहला होना चाहिए। अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। साला कामचोर करता क्या है तू? बैठा बैठा खाता है। रोज ही कोई न कोई ऐसी बात होने लगती जिसकी
रिपोर्ट पत्नी मुझे दे देती। मैंने किशोर को मना किया पर वह नहीं माना। मैंने सोचकर छोड़ दिया, थोड़ा बहुत तो चलता है। फिर एक आज से ताली कहाँ बजती है। बहादुर भी बदमाशी करता होगा। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया, मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी हाँ हाँ कहती हुई मना कर रही थी। मैंने किशोर को डांट कर अलग किया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया। किशोर ने उसको मारा तथा गालियाँ दी। उसने उसको उसका काम करने से इनकार कर दिया। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते हो? मैंने उससे कड़ाई से कहा। बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा कर दिया? वह रोते हुए बोला। मैं जानता था कि किशोर उसको और भी भद्दी गालियाँ देता था, लेकिन आज उसने सूअर का बच्चा कहा था जो उसे बर्दाश्त न हुआ। निसंदेह वह अपनी गाली उसके बाप पर पड़ती थी। मुझे कुछ हंसी आई। खैर, किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता था, पर गृह स्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ दायित्व, गंभीर दायित्व भी थे। मैंने उसको समझाया, बहादुर, ये आदतें ठीक नहीं है। तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है। जो उससे बचने की कोशिश करता तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद था। उसको तो घर के लड़के की तरह मार नहीं खाते। हम तुमको जिस तरह सुख आराम से रखते हैं वह कोई क्या रखेगा? जाकर दूसरे घरों में देखो, पता लगे। नौकर चाकर की भरपेट भोजन के लिए भी तरसते हैं। चलो, सब खत्म हुआ, अब काम धाम करो। वह चुपचाप सुनता रहा, फिर मुंह हाथ धोकर काम करने लगा। जल्दी ही प्रसन्न भी हो गया। रात में सोते समय वह टोपी पहनकर देर तक गाता रहा। लेकिन कुछ दिनों में एक और गड़बड़ी। निर्मला बहुत ही पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसलिए वह रोटी बनाने का काम भी बहादुर से नहीं लेती थी। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे यह सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटी खुद बना ले, नहीं तो नौकर चाकर की आदत खराब हो जाएगी। महीन खाने से उसकी आदत बिगड़ जाती है। यह बात निर्मला को जच गई और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। वह अपनी रोटियां बनाकर चौके से उठ गई। बहादुर का मुंह उतर गया। वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। क्या हो गया रे? निर्मला ने पूछा। वह कुछ नहीं बोला। चल, चुपचाप बना अपनी रोटियां। तू सोचता है कि तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी? तू कोई घर का लड़का है। नौकर चाकर तो अपना ही बनाकर खाते हैं। तीता तो इनको इसलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई। इनको अलग करके इनके साथ भेद क्यों किया? वाह रे, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है। समझ जा, रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा तो निर्मला का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने लपक कर उसके माथे पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। सूअर कहीं के, इसलिए किशोर तुझे मारता है, इसी वजह से तेरी माँ मारती होगी। चल, बना रोटी। मैं नहीं बनाऊंगा। मेरी माँ भी घर की सारी रोटियां मुझसे सिखवाती थी। वह रोने लगा। तो क्या तेरी माँ हूँ कि तू मुझसे जिद कर रहा है? घर के लड़कों के बराबर बन रहा है। मारते मारते मुंह रंग दूंगी। पर उसने अपने लिए रोटियां नहीं बनाई। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको डांटा और समझाया, पर वह नहीं माना। रात भर भूखा रहा। पर सवेरे उठकर वह पहले की तरह हंसने लगा। उसने अंगीठी जलाकर अपने लिए रोटियां सेकी। अपनी बनाई रोटी और भद्दी रोटी को देखकर वह खिलखिलाने लगा। रात की बची हुई रोटियां सब्जी से उसे खाना खा लिया। लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया। वह उससे कुछ चिढ़ गई थी। अब बहादुर से कोई गलती होती तो उस पर हाथ चला देती। उसको मारने वाले अब घर में 2 व्यक्ति हो गए थे। कभी कभी एक गलती के लिए दोनों मारते।
बरसात बीत गई थी, आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखाई देता। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी कि उसका लड़का मेरे पास मज़े में है और मैं उसकी तनख्वाह के पैसे भेज दिया करूँगा। लेकिन कई महीनों के बाद उधर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने बहादुर से कहा था कि उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब घर जाएगा लेता जाएगा। पर अब बहादुर भूल गलतियाँ अधिक होने लगी। शायद इसका कारण मारपीट और गाली गलौज हो। मैंने कभी कभी इसको रोकना चाहता था, पर यह सोचकर चुप लगा था कि नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहेंगे। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए। वे 20 बच्चों के साथ आए। वे अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे और तो यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए थे। घर में बड़ी चहल पहल थी। मैं बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल ले आया था। नाश्ते पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगी। इसी समय एक घटना हो गई। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श झुककर देखने लगी। फिर उसने चारपाई के अंदर झांक कर देखा। अंत में कमरे के अंदर चली गई और फर्श पर पड़े हुए कागजों को उठाकर जांच पड़ताल करने लगी। क्या बात है, मैंने पूछा। रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्त मुस्कुराकर सिर हिलाते हुए बोली, क्या बताएं, 11 रुपए की साड़ी के खूंट से निकलकर यही चारपाई पर रखे थे, पर वे नहीं मिल रहे। आपको ठीक याद है ना? हाँ, खूब अच्छी तरह से। ये रुपए मैंने खूंट के बांध कर रखे थे। रिक्शे वाले के लिए खूंट खोला ही था। वे चारपाई। अब इतना ही। नेक्स्ट आगे।